दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास धूलिया महाराष्ट्र से, और इन्होंने लिखा है कि मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूं और मेरे बहुत बड़े स्वप्न हैं। और एक प्रश्न और भी पूछा है कि मैं समाज को देना चाहता हूं, लोगों को देना चाहता हूं, विख्यात होना चाहता हूं अच्छे चीज़ों के लिए, अच्छे कार्य के लिए। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि किसी भी व्यक्ति के जेहन में इस तरीके का प्रश्न बनता कैसे है। वो क्यों ऐसा सोचता है कि मेरे द्वारा कमाया गया धन, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे समाज में मेरा नाम हो। इस तरीके की प्रवृत्ति कौन सी कुंडली में, कौन से लग्न, कहाँ लग्नेश बैठेंगे, किस तरीके की प्रवृत्ति ऐसा क्यों आखिर बनती है, इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। इसके साथ आपको बताऊंगा जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी इनकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं, उसका फल। साथ ही साथ जानेंगे जन्म कुंडली के दशम स्थान में उच्च के शुक्र का फल, और सूर्य और बुध का फल नवम भाव में। अगर आपकी कुंडली में भी सप्तमेश तृतीय भाव में, दशम स्थान में शुक्र बैठे हैं और नवम स्थान में सूर्य बुध के साथ, एकादशवें भाव में चंद्रमा मंगल का लक्ष्मी योग बना हुआ है राहु के साथ, तो बिल्कुल कार्यक्रम अंतिम तक देखिए। नहीं भी बनते हैं तो भी जन्म कुंडली विश्लेषण देखने से कम इतना फायदा हो जाता है कि आपको बहुत सारे सूत्र और सिद्धांत आसानी से पता चल जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इनकी कुंडली में। इनका जन्म होता है उत्तरायण, तो उत्तरायण में जन्म होने से जितने भी शुभ ग्रह हैं, क्रमशः शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, ये सब बली हो जाते हैं और व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा वाला होता है। वो कुशाग्र होता है और नेत्रों से संबंधित समस्या उसको नहीं होती। बेहतरीन होता है बुद्धि का और स्वभावगत दानी होता है। गुरुवार को इनका जन्म हुआ है और गुरु इनकी कुंडली में मित्र की राशि में बैठे हैं और मित्र से दृष्ट हैं। मतलब गुरु सूर्य की राशि में बैठे हैं और सूर्य से ही दृष्ट हैं। और सूर्य कन्या राशि में बैठे हैं, जहाँ के अधिपति लग्न में बैठे हैं। तो लग्नेश भाग्य में और भाग्येश लग्न में। भाग्य का कारक और भाग्य का अधिपति दोनों का संबंध जन्म कुंडली के नवम और लग्न से हो गया। भाग्य के कारक गुरु का संबंध नवम से, भाग्य के अधिपति का संबंध लग्नेश और भाग्येश का, एक साथ परिवर्तन। तो ये महान परिवर्तन राजयोग बनेगा। लग्नेश जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं, तो जो इन्होंने पहला प्रश्न पूछा था कि मैं विख्यात होना चाहता हूँ, समाज में मेरा नाम होगा कि नहीं, तो वो बिल्कुल हो जाता है। क्योंकि एक तो व्यक्ति उत्तरायण में जन्मा है, दूसरा सूर्य और बुध बलवान होके बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, चरित्र बहुत अच्छा है, ऊपर से भाग्य भाव का अधिपति जन्म कुंडली के लग्न में बैठ गया। अष्टमेश भी होते हैं शनि। इस कारण से व्यक्ति की बुद्धि कई बार भ्रमित भी होती है और वो गलत मैत्री में जाने वाला भी हो जाता है। अष्टम भाव का अधिपति जब आपकी कुंडली के लग्न में बैठ जाता है तो वो आपके विचारों को बार बार डिस्ट्रैक्ट भी करना चाहेगा, या वो कई बार आपको उस जगह पे आपकी बुद्धि ले जाना चाहता है जिसकी कोई आवश्यकता विशेषतया होती नहीं है हमारे जीवन में। तो अगर अष्टम भाव के अधिपति लग्न में बैठते हैं तो एक तरफ वो आयु देते हैं पर दूसरी तरफ भ्रम भी देते हैं। और अगर भाग्य भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं तो चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, वहां वो बलवान हो ही जाते हैं। नवम, दशम और एकादशवें भाव में सूर्य और बुध का बैठना विलक्षण, बुद्धिमान, ज्ञानी, भाग्यशाली, यथार्थवादी और निर्णायक बना देते हैं। 12वें भाव में सूर्य बुध ठीक नहीं होते, तो बहुत अच्छी बात है कि इनकी कुंडली में सूर्य बुध 12 में नहीं बैठे हैं, नवम में बैठे हैं। और लग्नेश का भाग्य भाव में भाग्य के कारक ग्रह गुरु से देख लेने के कारण व्यक्ति भगवत भक्त होता है। और उसमें भी सबसे अच्छी बात है कि जन्म जो है वो शुक्ल पक्ष में हुआ है। तो शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा होते तो वैसे पापग्रह हैं, सरकारी नौकरी वगैरह का कोई योग इनकी कुंडली में नहीं लगेगा, पर फिर भी एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि पद पे व्यक्ति विभूषित अवश्य ही होगा। मतलब जहाँ कहीं भी काम करे तो पद वाला काम करे। मतलब वो कंपनी का मालिक हो, प्रोजेक्ट हेड हो, मैनेजर हो, मतलब अच्छे पद पे ही रहने वाला है। ये क्यों होगा? क्योंकि जन्म कुंडली में उच्च के शुक्र बैठे हैं दशम स्थान में। अब मैं आपको इसी चक्र में नक्षत्र पे लेके आता हूं। भरणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। ओम यमाय नमः, इस मंत्र का प्रत्येक दिन व्यक्ति को कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। और
गजदंत धारण करना चाहिए, हाथी के दांत की माला, या अगर नहीं मिल रहा तो कम से कम प्रत्येक दिन शंख अवश्य बजाना चाहिए। इसके साथ साथ व्यक्ति को ब्राह्मणों को खोआ, पेड़ा, बर्फी, दूध, घी ये सब दान करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हो सके इसमें व्यक्ति को आपा मार्ग की जड़, या फिर अगर ये ना मिले तो कम से कम किसी भी तरीके से अगस्त के अगर हो सके तो ताबीज़ में आपा मार्ग अगर मिल जाता है तो ठीक है, आपको कहीं मिल जाता है, चिरचीटा जिसको बोलते हैं, या फिर अगस्त के पेड़ की जड़ दाहिनी भुजा में रविवार को बांधना चाहिए। ओम यमाय नमः मैंने मंत्र बताया। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि की चंद्रमा अपना व्यापार करवाएंगे। आगे बढ़ के अगर बात करूं तो ऐन्द्र योग में जन्मे होने से व्यक्ति राजसिक होता है और बहुत धन कमाना चाहता है, और वो कमाएगा भी। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्र मंगल योग देखिए जरा कितना बढ़िया बैठा है लाभ भाव में। राहु उस चंद्र मंगल के लक्ष्मी योग को बल देंगे और गुरु उस भाव को देख रहे हैं। उस भाव का अधिपति वहीं बैठा, लग्न में भाग्येश और भाग्य का अधिपति लग्न में, है ना। लग्न का अधिपति भाग्य में, भाग्य का अधिपति लग्न में। एकादशवां स्थान बली है, नवम स्थान बली है, दशम स्थान भी बली हो गया। और जन्म कुंडली में तृतीय स्थान में बैठे हैं सप्तम भाव के स्वामी। तृतीय से जब तृतीय को देखेंगे तो व्यक्ति को संतान देंगे, भाई बहन का लाभ सुख देते हैं, पर थोड़ा सामान्य। और व्यक्ति अब उतना मेहनत नहीं करता जितनी वो मेहनत करना चाहता है या जितने उसके लक्ष्य हैं बड़े। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि तृतीय भाव में गुरु बैठे हैं और सॉफ्ट मेहनत कराने वाला व्यक्ति को बनाते हैं। वो थोड़ी मेहनत से ही बहुत ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है। इसका एक कारण और ये भी होगा कि शुक्र उच्च के बैठे हैं, जो व्यक्ति को विलासी और भोगी, साथ ही साथ वीर्य का क्षय करने वाला, संतान उत्पादन करने की क्षमता कमजोर रखने वाला। तो दो चीजें मैंने बताई। एक गुरु के बारे में बताया कि ये व्यक्ति को आलसी बना देंगे, चरित्रवान तो बनाएंगे पर चरित्र पे उतनी पकड़ मजबूत नहीं होती है। और गुरु की दृष्टि जब मंगल पे, बुध पे और सूर्य पे और सप्तम भाव पे जाएगी तो दाम्पत्य में व्यक्ति का प्रेम उतना होता तो है, पर कई बार पत्नी का संपूर्ण प्रेम नहीं प्राप्त होता। इसका दो कारण होगा। एक, सप्तमेश के तृतीय में जाने के कारण पत्नी का पूरा प्रेम नहीं मिलता, और कई बार पत्नी इतनी कामुक होती है, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं तो इतनी वो कामुक हो जाएगी कि आपका बल उसके आगे कमजोर हो जाता है। तो सप्तम भाव के अधिपति जब तृतीय या अष्टम या 12वें या 11वें भाव में चले जाते हैं तो कई बार व्यक्ति के अंदर कामोत्तेजक भावनाएं होती हैं, पर उससे वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता। इस वजह से उनकी पत्नी कई बार किसी पर पुरुष के तरफ आकृष्ट होने का दोष लग जाता है। यह बड़ी गंभीर और बहुत ही सावधानी वाली बात होगी। उच्च के शुक्र जब दशम स्थान में बैठेंगे और उनके ठीक पीछे सूर्य और ठीक आगे मंगल राहु बैठेंगे तो वीर्य के बल को कमजोर कर देंगे। इस कारण से हमें संपूर्णतया अपने भोजन और अपने वीर्य पे नियंत्रण रखना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन इस कुंडली को बलवान बनाएगा, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो व्यक्ति को संतान उत्पादन करने में दिक्कत होगी या संतति के सुख में परेशानी आएगी। इतना ही नहीं, ये तो संतान की बात रही, क्योंकि यहां शुक्र दशम स्थान में बड़ा बलवान नहीं होते, कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक ग्रह किसी न किसी एक भाव में बड़ा श्रेष्ठ बली होता है। जैसे लग्न में सूर्य बुध, दशम स्थान में सूर्य मंगल, सप्तम स्थान में शनिदेव और चतुर्थ स्थान में शुक्र और चंद्रमा। लेकिन जो ग्रह जहां बली होता है उससे ठीक अपोजिट यानी कि सामने वाले भाव में कमजोर और निर्बलत्व को प्राप्त कर जाता है। इस वजह से यहाँ पे शुक्र अगर यहीं नीच के ही भले बैठे होते, लेकिन यहाँ उच्च के फल से यहाँ ज़्यादा बल इनका दिग्बली होने का मिल जाता। और यहाँ उच्च के होकर के व्यक्ति के करियर को कंफ्यूज करेंगे। उसको पद तो बढ़िया दे देंगे, प्रतिष्ठा तो मिल जाएगी, पर वो अंदर ही अंदर घूलता रहता है या कहीं ना कहीं उसको थोड़े से कमजोरीपन का एहसास भी जीवन में होता रहता है। गुरु और शुक्र एक दूसरे से शकट योग में हैं, इस कारण से व्यक्ति गलत मैत्री में जाता है,
गलत मित्रता में जाने के साथ उन लोगों से नुकसान उठाता है। हालांकि ये बात उसको पता नहीं चलेगी कि लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। जितना लाभ उठाया है उतना पता नहीं चलेगा, कमज़ोर पता चलता है। 20 रुपया गंवाएंगे तो आपको लगेगा कि चलो मेरा 10 रुपया ही बर्बाद हुआ है। ये बुद्धि ऐसी हो जाती है। लेकिन एक बड़ी सामान्य बात यहाँ ये हो जाती है कि व्यक्ति अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ सोचने वाला और लक्ष्य ऊंचा बना करके चलने वाला होता है। पर समस्या ये हो जाती है कि उसको जितना भी अनुभव होता है उस अनुभव से वो कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता है या उस अनुभव का वो लाभ नहीं उठा पाता है। पंचम भाव के अधिपति शुक्रदेव दशम स्थान में उच्च के हुए हैं। अगर यहीं बैठ जाते तो और बढ़िया होता, लेकिन पंचमेश शुक्र के बैठे हैं और पंचम के कारक से छठवें आठवें के संपर्क में हैं। इस वजह से व्यक्ति का मन पढ़ाई से ज्यादा धन कमाने और विख्यात होने पे लग जाता है। पंचम भाव पे चंद्रमा मंगल और गुरु का प्रभाव मंगल और चंद्रमा पे पड़ने के कारण व्यक्ति क्रिएटिव है और धन से धन कमाने वाला। इतना ही नहीं, उच्च के शुक्र और पंचम भाव पे मंगल और चंद्रमा की दृष्टि व्यक्ति को आभूषण का काम करने वाला, रत्न आभूषण हीरे जवाहरात आदि का धारण करने वाला और इनका ही काम करने वाला, कॉस्मेटिक और श्रृंगार से संबंधित चीजों का काम करने वाला बना देते हैं। इस कुंडली का सबसे अच्छा जो भाव बना है वो नवम भाव बना है। हालांकि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए लग्न और तृतीय के स्वामी का भाग्य में बैठना कहीं ना कहीं थोड़े बहुत संघर्षों में भी लेके जाएगा, क्योंकि तृतीयेश हैं तो भाग्य से संबंधित चिंताएं देंगे, लेकिन उनकी क्षतिपूर्ति इस मामले में हो जाएगी क्योंकि चंद्र मंगल योग भाग्येश भाग्य को और पंचमेश उच्च का और पंचमेश के साथ नवम भाव के अधिपति का और पंचम भाव के अधिपति लग्न का परिवर्तन, ये इतने सारे जो कुंडली में परिस्थितियों का बनना हुआ है, ये व्यक्ति को विलक्षण और बुद्धिमान बनाने के साथ साथ मैंने जिन जिन बातों पे गौर करने की बात की है वहां पे ध्यान देना ही होगा। अब नवांश कुंडली पे लेके आते हैं। यहां जो लाभ भाव के अधिपति मंगल हैं वो लाभ में बैठे हैं। शुक्र उच्च के, सूर्य बहुत बढ़िया, गुरु और सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को भगवत भक्त बनाएगा, दार्शनिक बनाएगा और गतिमान बनाएगा। हालांकि केंद्र में गुरु नहीं है, इस वजह से हमें अपने कर्तव्य को और अपने अपने धर्म को बहुत ही गहराई से, बहुत ही सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता होगी। अगर इसमें थोड़ी भी गड़बड़ी होगी तो व्यक्ति का प्रभाव उसके कम्युनिकेशन में, उसके क्रिएटिविटी में और उनकी कन्विंसिंग कैपेसिटी में गड़बड़ी पैदा करेगी। इतना ही नहीं, व्यक्ति की कुंडली के केंद्र में एक भाग्य और एक शुक्र दो बैठे हैं। गुरु को बैठना चाहिए था कम से कम गुरु को अगर केंद्र में बैठना देख लेते तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती। हालांकि नवांश कुंडली के केंद्र में बैठे हैं पर रही सही कसर वो पूरी कर रहे हैं, पर फिर भी अगर केंद्र में गुरु नहीं है तो हमें सबसे ज़्यादा अपने धर्म को और दान को समझना होगा। आप चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा दान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और दान सदैव करते रहें। प्रत्येक दिन दान आवश्यक रूप से होना चाहिए। नवांश कुंडली बनी है मेष लग्न की, मेष राशि, और वहाँ के लग्नेश लग्न को गुरु के साथ बैठ करके देख रहे हैं। ये एक अच्छा दाम्पत्य दिखाएगा। करियर में नौकरी वगैरह के योग, पत्नी के योग बन रहे हैं और कहीं ना कहीं नवांश कुंडली के सप्तम भाव पे शनि मंगल का प्रभाव है। गुरु भी शत्रुगत हो रहे हैं। गुरु और मंगल बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, भले वो देख रहे हैं लग्न को, पर फिर भी वहाँ पे एक कठोरता दिख रही है। नवांश कुंडली के सप्तम भाव में मंगल का बैठना और सप्तम भाव में शत्रुग्रही गुरु का बैठना और शनि की दृष्टि और चतुर्थ स्थान पे सूर्य शनि का प्रभाव, लग्न पे गुरु और मंगल का प्रभाव, ये सारी स्थितियां पत्नी को प्रेम न कर पाने के कारण पत्नी का आकर्षण पर पुरुष या देवर के साथ हो जाता है। ये स्थिति ग्रंथ की है, इस वजह से आपको आगाह कर रहा हूं। नवांश कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग होगा। इस वजह से व्यक्ति के सुखों में और व्यक्ति के विवाह के बाद जितनी भी संपत्ति है उसमें थोड़ी कमजोरी आ जाती है। इस कारण से जितना भी हो सके संपत्ति अपने नाम पे या माताजी के नाम पे इकट्ठा किया जाए, या विवाह से पहले अपने आप को बहुत ही सुरक्षित कर लें एक खास धनराशि के आधार पे,
उसके बाद ही विवाह में उतरने की कोशिश करें। दशमांसा कुंडली और नवमांसा कुंडली के दशम स्थान को मैं बलवान देख रहा हूँ। दशमांसा कुंडली में उच्च के शनि के साथ और जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल, शनि और मंगल का प्रभाव, बुध और केतु, चंद्रमा और गुरु का प्रभाव। दशमांसा कुंडली जहाँ लग्न कुंडली में उच्च के शुक्र थे, नवमांसा कुंडली में शुक्र और बुध का शुभ कर्तरी लग गया और दशमांसा कुंडली के लग्न को शुभ कर्तरी लग गया। इस वजह से ये एक विलक्षण कुंडली है और बेहतरीन है, बहुत अच्छी कुंडली है। वो व्यक्ति अपने जीवन में शनि की दशा में, सूर्य बुध गुरु की दशा में, मंगल और चंद्रमा की दशा में, बहुत सारी दशाएं आपके फेवर में आ रही हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये कुंडली धन को लेकर के, मान प्रतिष्ठा को लेकर के, नाम को लेकर के और बुद्धि को लेकर के, तर्क बल को लेकर के और चरित्र को लेकर के बहुत ही सजग है और होनी भी चाहिए। लग्न के अधिपति का भाग्य भाव में बैठना धन योग है। द्वितीय भाव के अधिपति का लाभ में बैठना धन योग है। तृतीय भाव के अधिपति का भाग्य में बैठना, वापस देखना धन, पराक्रम भाव में गुरु का बैठना थोड़ी सी समस्या पर वापस धन है। चौथे भाव के अधिपति का भाग्य में बैठना, माता और पिता की सेवा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी जिम्मेदारी उठाना और उनकी भरपूर सेवा करना तीर्थ से भी ज्यादा। पंचम भाव के अधिपति का उच्च का होना धन योग है, योग कारक और बहुत अच्छी स्थिति, धन योग भी है। छठवें भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में स्वग्रही होना दारिद्र दोष है। इस वजह से मंगल की दशा में थोड़ा बहुत धन खर्च होगा और गलत जगह पे धन व्यय होता है। उस दशा काल में हमें निवेश करने से पहले बचना चाहिए, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सबसे खराब ग्रह के रूप में मंगल ही जाने जाते हैं। सप्तम भाव के अधिपति का वापस सप्तम भाव को देखना और भाग्य भाव के अधिपति का सप्तम भाव को देखना चरित्रवान, न्यायप्रिय आपको बना देता है और व्यापारी बना देता है। साथ ही साथ पत्नी अगर थोड़ी उम्र में बड़ी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इतना ही नहीं, लॉ, एलएलबी और मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर सेक्टर, इस क्षेत्र से अगर पत्नी आए तो ज़्यादा उत्तम है। अष्टम और नवम के अधिपति का लग्न में बैठना भाग्यशाली योग। दशम के अधिपति का तृतीय में जाना माता पिता का खर्च वहन करने वाला, धनवान और धर्माधिकारी बना देता है, ये भी धन योग है। एकादशवें के एक अधिपति एकादशवें में, 12वें के अधिपति उच्च के और उनके ठीक पीछे सूर्य बुध, तो 12वां भाव मतलब व्यय बिल्कुल सही है, गलत जगह पे नहीं है, व्यवस्थित है। अब मैं आपको आपकी कुंडली में नक्षत्र के आधार पे बात कर दूं तो सूर्य आपको भ्रमित कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सके आत्मविश्वास बना करके रखिए और नियमित दिनचर्या का पालन करिए। चंद्रमा आपको कपकपी दे रहे हैं, भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, आपके साथ जैसे ही दूसरे लोग आएंगे उनका भी सुख बढ़ जाएगा। मंगल आपकी कुंडली में आपको शौकीन और मदहोश बना रहे हैं। तो कई बार व्यक्ति जब ऊंचा उठ जाता है तो धर्म और परंपराओं के विश्वासों में उसका विश्वास कम हो जाता है। मंगल के बाद बुध आपकी कुंडली में आपको तिकड़मी और दिमाग लगाने वाला, धर्म के पीछे भागने वाला और बुद्धिमान नेचर का बना रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको अनुभवी और कम्युनिकेटिव बनाने के साथ साथ क्या बोलते हैं कि आलसी बना रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में आपको सुंदर बना रहे हैं और वीर्यहंता बना रहे हैं, इस वजह से वीर्य की सुरक्षा करिए। शनि आपकी कुंडली में अनुशासित, भाग्यशाली, धार्मिक, प्रबुद्ध और सामान्यतया कृषकाय शरीर का बना रहे हैं। राहु आपकी कुंडली में धनदायक और कई जगह से धन कमाने वाला, महत्वाकांक्षी बना रहे हैं, क्योंकि राहु और मंगल एक साथ बैठे हैं तो आपका काम भाव जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्र है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में काम भाव ज़्यादा तीव्र है, धर्म भी है, ऐसा है। इसके साथ साथ केतु आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया बैठे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। नक्षत्र के आधार पे आर्द्रा, पुनर्वसु, भरणी, शतभिखा, स्वाति और मृगशिरा किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दिन इस कुंडली के लिए बुधवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक 4 बहुत अच्छा है। धन कमाने के लिए दिशा पूरब बहुत अच्छी है। संतान आपकी कुंडली में बहुत अच्छी होगी। विवाह उत्तर दिशा की तरफ हो। विवाह के लिए जो वधु ढूंढी जाए वो मीन राशि मीन लग्न, मेष राशि मेष लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न और सिंह राशि सिंह लग्न। इसके साथ साथ
विवाह में गुरु और मंगल का योग है, वो शिक्षकीय हो सकती हैं। कंप्यूटर पे बैठ करके काम करने वाली लड़की से विवाह किया जा सकता है। दशमांसा कुंडली का लग्नेश उच्च का मंगल के साथ गुरु द्वितीय भाव में, ये बहुत बढ़िया होता है। आप विदेशी संपर्क, विदेश प्रवास और विदेशी कंपनियों में काम कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। रत्न के आधार पर इस कुंडली में शुक्र का रत्न ठीक रहेगा, पर फिर भी मैं समझता हूं कि इस कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया चंद्रमा का रत्न मोती, या सबसे बढ़िया तो मोती ही रहेगा, या नहीं तो फिर आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। दशाओं के क्रम में अगर बात करते हैं तो सूर्य और बुध की दशा में कोई भी काम किया जा सकता है। मंगल, शुक्र और गुरु की दशा भी आपकी कुंडली में कोई खराब नहीं जाएगी, पर होरा चक्र और अन्य वर्ग चार्ट के आधार पे आपको मैं बता दूं तो गुरु, मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा की दशा बहुत ही शांत और धन देने वाली होगी। वहीं बुध, शुक्र, शनि और सूर्य की दशाएं मेहनत करवा करके धन देने वाली होंगी। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में अच्छा है। एक्सीडेंट वगैरह का योग आपकी कुंडली में बिल्कुल नहीं है, और गंभीर बीमारी का भी खतरा आपकी कुंडली में नहीं है। पिता का सुख बहुत अच्छा है, माता का सुख भी बहुत अच्छा है, पर सामान्यतया चंद्रमा के साथ राहु और बुध के ऊपर केतु की दृष्टि के कारण हमें माता के स्वास्थ्य पे थोड़ी चिंता दिख रही है। इतना ही नहीं, पिता जो है वो किसी तरीके से धन कमाने वाले हैं, और निश्चित रूप से आप अपने धर्म को पालन करने वाले ही होते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।